हेलो नमस्कार मित्रों। आइए आज भी एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया आपके सामने। जैसा कि आपने पढ़ना था मानव में जो आपका लिंग निर्धारण होता है और उसी के साथ कीट में, पक्षियों में और मधुमक्खियों में जो होता है। मानव का तो आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा कीट और पक्षियों को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। तो आज उसी को कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से मानव और पक्षियों और उसके बाद मधुमक्खियों में, थोड़ा मधुमक्खी को लेकर के थोड़ा सा आपका एग्जाम्पल है, उससे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। उसके साथ साथ कीटों में और पक्षियों में, ठीक है। मानव में भी रहेगा आपका, इसमें पक्षियों में मैं पढ़ने के पक्षियों में भी थोड़ा सा चेंज रहता है। पक्षी और मानव का सेम होता है, बस चीजें थोड़ी चेंज मिलेगी। जैसे पक्षियों में आपका जो लिंग निर्धारण के लिए जो आपका उत्तरदायी होता है वो पुरुष होता है, और पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो मादा होती है, और जबकि मनुष्यों में पुरुष होता है। तो आइए अभी इसको समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे हम, उनके सूत्रों को लेकर के, गुणसूत्रों को लेकर के आपका कराएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो वही आपका जो चलता है मानव में लिंग निर्धारण, वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद पहुंचेंगे कीट पे, कीट के बाद मधुमक्खी या फिर पक्षियों को लेकर के बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए और पहुंचते हैं मानव लिंग निर्धारण में। जैसा कि आपको पता है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, और कीट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 10, और मधुमक्खियों में गुणसूत्रियों की संख्या अलग अलग पड़ेंगे, ठीक है। एक आपकी 32 और 16 मिलेगी, 32 और 16 मिलेगी। अभी इस पर बात करेंगे किसमें 32 मिलती है, किसमें 16। हालांकि मधुमक्खी की होती है, आपने सुना होगा रानी मधुमक्खी या आपकी जो शाही मधुमक्खी होती है, उसमें आपके गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है। जबकि जब आपकी ड्रोन मधुमक्खी होती है तो उसमें आपके गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, ठीक है। मधुमक्खियों को आपने पढ़ा होगा, मधुमक्खी के बारे में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, एक रानी मधुमक्खी, एक आपकी ड्रोन मधुमक्खी, और दूसरी आपकी जो है श्रमिक मक्खी जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो उनमें लेकर के गुणसूत्रों को इसलिए अलग अलग पढ़ते हैं। पक्षियों का भी लिख लेते हैं, पक्षियों में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। पक्षियों में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है। ध्यान रखेंगे, इसमें हमने 4 आपके पॉइंट्स लिख रखे हैं। कौन कौन से? पक्षियों में गुणसूत्रों की संख्या 40 मिलेगी, मानव में गुणसूत्रों की संख्या याद होनी चाहिए 40 होती है, कीट में गुणसूत्रों की संख्या 10 होती है। इसी प्रकार से मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। अगर रानी मक्खी में पूछा जाएगा तो आप 32 जवाब रखेंगे। क्या रखेंगे? 32 जवाब रखेंगे। मानव गुणसूत्रों में अगर जो है आपकी रानी मक्खी में पूछा जाता है तो आप 32 गुणसूत्रों की संख्या ध्यान रखेंगे। और वहीं अगर आपका ड्रोन या श्रमिक मक्खियों में पूछा जाता है, मधुमक्खियों में पूछा जाता है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे 16 गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक डिटेल हो गई गुणसूत्रों की संख्या को लेकर के। अभी हम क्रॉस कराने वाले हैं, जिसमें आपका क्या होगा, पहले हम मानव से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और एक एक करके सभी को क्रम में ले लेंगे, ठीक है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहले मानव का कराते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या आपकी आप जानते हैं x और xy, ये आपकी नर में होती है और ये मादा में होती है। x आपकी मादा में, xy आपकी नर में होती है, ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। तो किसमें समयुग्मजी होते हैं, किसमें विषमयुग्मजी होते हैं, आप देखकर ही बता सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें दोनों XX गुणसूत्र हैं और इसमें दोनों XY हैं। इसमें XX है और इसमें XY हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दोनों अलग अलग हैं और इसमें दोनों समान हैं। तो जिसमें समान होते हैं उसको बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलेंगे? समयुग्मजी। तो आइए यहां पे लिख लेंगे, इधर मादा में कैसे होते हैं? समयुग्मजी, समयुग्मजी, ठीक है। और इधर लिखेंगे क्या? विषमयुग्मजी। इधर क्या लिखेंगे? विषमयुग्मजी। तो आपके ये हो जाएंगे विषमयुग्मजी, ठीक है, युग्मजी, विषमयुग्मजी, ठीक, ये हो गया विषमयुग्मजी। अब इनका क्रॉस कराएंगे। आप x को एक साइड लिखेंगे, इसके भी दोनों को अलग करा के, और इधर x और इधर आपका ये रहेगा y, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इसको, क्योंकि आपका कंफ्यूजन होता है इसमें क्रॉस कराते वक्त, इसका किसका किसके साथ में दिखाते हैं और कहां लिखते हैं। तो देखिए, अब आप क्या करेंगे, पहले मैं इसका दिखाता हूं दोनों के साथ में, पहले इस वाले x का दिखाता हूं। देखिए, नर के साथ इसने x सूत्र के साथ क्रिया की, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? x, एक x ये, एक x ये। अब इसका दिखाएंगे इस वाले के साथ,
इसका इस वाले के साथ एक बार दिखाएंगे, एक बार इस वाले के साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, दोनों के साथ दिखाना होता है। अब आप जब इसके साथ दिखा चुके हैं तो इसके साथ दिखाएंगे यहां तक। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स और वाई। अब आप देखेंगे इस वाले का हम दूसरे कलर के मार्कर से दिखा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। पहले इसके साथ में दिखाई तो आप क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, और फिर इसके साथ में दिखाएंगे इसका इसके साथ में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स एक्स। अब आप देखेंगे इसमें एक्स और आपका जो देखो एक्स एक्स ये रहे, और आपके ये दोनों एक्स वाई। तो इसका मतलब ये है जिसमें देखो गुणसूत्रों की संख्या एक्स एक्स रहेगी वो आपकी पुत्री या लड़की उसमें होने की संभावना होती है, ठीक है। और जिसमें एक्स वाई होती है वो आपके पुत्र, या पुत्री और पुत्र। तो ये दोनों रहने वाली है आपकी क्या, पुत्री, दोनों पुत्री, और ये दोनों साइड पे जिसपे एक्स वाई गुणसूत्र पहुंचेगा वो दोनों रहेंगे पुत्र। दोनों कैसे रहेंगे, पुत्र रहेंगे, ठीक है। तो दोनों के ही 50% जो है चांसेस रहते हैं, कितने रहते हैं, 50% चांसेस रहते हैं दोनों के, पुत्र और पुत्रियों के, दोनों के 50% चांस रहते हैं पुत्र और पुत्रियों को। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे इसको, क्या देखिए इसमें क्या करना है, आपको मादा गुणसूत्र को लेना है और पुरुष गुणसूत्र को लेना है, नर गुणसूत्र को लेना है। उसमें क्या, मादा गुणसूत्र आपकी समयुग्मजी होती है, मादा गुणसूत्र कैसा होता है, समयुग्मजी होता है, और नर गुणसूत्र कैसा होता है, विषमयुग्मजी होता है। नर गुणसूत्र कैसा होता है, विषमयुग्मजी होता है। दोनों के गुणसूत्रों को अलग करके हम कराएंगे क्रॉस, दोनों के गुणसूत्रों को अलग करा के कराएंगे क्रॉस। एक बार देखेंगे, पहले हमको दिखाना है इसके साथ में, फिर दिखाना है इसके साथ में। अगर आप पहले इसके साथ में दिखा दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक बार ही इसके साथ में दिखाएंगे तो एक बार इसके साथ में दिखाएंगे। दोनों के साथ में दिखाना होता है तो आपको दोनों के साथ में दिखाना होता है, ठीक है। तो देखेंगे क्या करेंगे, इसके साथ में दिखाएंगे, एक्स वाई लिख दिया हमने, एक ये मिला करके लिख दिया। फिर हमने इसके साथ में कराया इसका, तो एक्स वाई लिख दिया, यहाँ इधर एक्स और इधर आपका ये लिख दिया एक्स वाई, ठीक है। और इधर एक्स एक्स लिखा था। अब देखिए इसके कराएंगे, इसके साथ में जब आप कराएंगे तो यहाँ आएगा एक्स वाई, फिर इसका जो है इसके साथ में कराएंगे तो एक्स एक्स आ जाएगा। तो दो जगह पर आपको एक्स एक्स और दो जगह पर आपको मिलेगा एक्स वाई। जो एक्स वाई होते हैं वो पुत्र, और जो एक्स एक्स होती है वो आपकी पुत्रियां। जो एक्स वाई होते हैं वो पुत्र, और जो एक्स एक्स होती हैं वो आपकी पुत्रियां होती हैं। तो दोनों के 50% 50% चांसेस रहते हैं आपके पुत्र और पुत्रियां होने के। जो गुणसूत्र पहले मिल जाएगा वही संतति उत्पन्न होगी, जो गुणसूत्र पहले मिल जाएगा वही गुणसूत्र संतति होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आया होगा, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, आपके क्लास में और मॉडल्स में आपने ये बहुत ज्यादा यही पढ़ते हैं तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। आइए अगला लिखते हैं आपका किसी और को लेकर के, चलिए कीट को लेकर के करते हैं, कीट को लेकर के करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, हो गया होगा। अब आइए इसको रफ करते हैं और कीट का कराते हैं आपका। हाँ तो देखिए कीटों में जनन, अगली हेडिंग आपकी हो जाएगी कीटों में जनन। किसमें, कीटों में। ध्यान रखेंगे इसमें क्या होता है कि आपको इसमें यूज किया जाता है आपका जो गुणसूत्र आपने लिखे हुए थे मानव में, वही इसमें भी करना है, एक्स ओ और एक्स एक्स, एक्स ओ और एक्स एक्स, ठीक है। इसमें जो आपका एक्स ओ होता है वो नर और एक्स एक्स होता है वो मादा, एक्स एक्स होता है वो मादा। तो कीटों में गुणसूत्रों की संख्या आप ध्यान रखेंगे 10 होती है। जब उसका क्रॉस दिखाते हैं तो आप में जो आपका नर होता है उधर जो है एक्स ओ से डिनोट करते हैं, और इसमें जो आपका मादा में एक्स एक्स से ही डिनोट करते हैं। तो इसका जो मादा होता है वो तो समयुग्मजी, बिल्कुल पुरुष, और आपका मानव में लिंग निर्धारण जो था उसी की बात ही था, समयुग्मजी, या समयुग्मजी। और जो आपका नर था वो विषमयुग्मजी हो जाएगा, वो विषमयुग्मजी हो जाएगा। जो नर है वो बिल्कुल सेम उसी की भांति है, कुछ अलग नहीं हुआ है आपका इसमें। नर जो होता है वो विषमयुग्मजी और मादा जो होती है वो समयुग्मजी, वो इसमें भी है और मानव वाले में भी है। बस इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या 10 होती है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 10 होती है, और मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। नर में इसमें जो है ओ दिखाया जाता है, उसमें बाई होता है, इसमें ओ दिखाते हैं उसमें बाई होता है। तो आइए इसको क्रॉस करेंगे, एक्स को ओ को अलग लिखेंगे और इसका इधर अलग लिखेंगे और कराएंगे क्रॉस कराएंगे। बिल्कुल पहले जो आपने कराया उसी की तरीके से कराएंगे, बिल्कुल सेम, कुछ अलग नहीं करेंगे। पहले हमने इसके साथ में दिखाएंगे तो एक्स एक्स, फिर हम इसके साथ में दिखाएंगे तो यहाँ एक्स एक्स इसका भी हो जाएगा, फिर हम दिखाएंगे इसके साथ में तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्सओ, और इसके साथ में दिखाएंगे तो भी एक्सओ। बिल्कुल आपका सेम रहेगा उसी की तरीके से। ये आपकी मादा दो रहेंगे, दो पुरुष रहेंगे इसमें,
दो मादा रहेंगे, दो पुरुष रहेंगे। मानव की भांति ये भी 50-50% आपका चांसेस रहता है, इसमें भी 50-50% चांसेस रहता है। इसमें भी आपका जो आपने इसमें देखा है अभी, जो आपका जो कीटों में जनन है बिल्कुल सेम उसी तरीके से होता है, बस ध्यान रखेंगे इसमें XO से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? XO से डिनोट करते हैं। आइए ये आपको एक बार देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको एक बार से हम रिवीज करते हैं। इसको हो गया होगा, फिर से सुन ले एक बार। क्या हम दिखाएंगे इसमें? क्या XO को नर की तरफ से विषम युग्मजीव ही रहेगा, और XX दिखाएंगे मादा से जो आपका सम युग्मजीव रहेगा। क्रॉस दिखाएंगे, बिल्कुल आपने मानव लिंग निर्धारण में दिखाया बिल्कुल सेम वैसे ही क्रॉस रहेगा। तो आपकी 50-50% से इसमें भी आपके जो है मेल और फीमेल होने के चांसेस रहेंगे। 50-50% इसमें भी मेल और फीमेल होने के चांसेस रहेंगे। आइए ये हो गया। दूसरी हेडिंग लगाते हैं आपकी पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में लिंग निर्धारण, उसके बाद बात करेंगे मधुमक्खी पर, उसके बाद बात करेंगे मधुमक्खी पर। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में तो पक्षियों में ध्यान रखेंगे। देखो इसमें जो है आपका एक दिखाते हैं हम ZZ, ठीक है, एक दिखाते हैं ZW। इसमें ध्यान रखेंगे जो ZW होता है वो मादा, और जो ZZ दिखाया हुआ वो आपका नर होता है। अर्थात इसमें नर समयुग्मजीव होता है और मादा विषम युग्मजीव होती है। इसमें नर समयुग्मजीव होता है और मादा विषम युग्मजीव होती है। तो इसमें जिस तरीके से आपके मानव लिंग निर्धारण में नर विषम युग्मजीव था, तो उसी के कारण जो है लिंग का निर्धारण हो रहा था। उत्तरदायी उसमें क्या था? मानव का गुणसूत्र, सॉरी नर का गुणसूत्र जो था वो पुत्र या पुत्री होने के लिए उत्तरदायी था। मतलब लिंग निर्धारण के लिए जो आपका पुरुष या नर का जो गुणसूत्र था वो लिंग को निर्धारित करता था। लेकिन इसमें देखेंगे पक्षियों में क्या होता है? वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी आपका मादा गुणसूत्र होता है। उत्तरदायी कौन सा होगा इसमें? लिंग गुणसूत्र में आपका मादा गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा। क्रॉस बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन यहां लिख लेंगे क्या? मादा की तरफ ये विषम युग्मजीव होता है, मादा विषम युग्मजीव होता है, और जबकि पुरुष नर जो होता है वो सम युग्मजीव होता है। नर जो होता है सम युग्मजीव होता है। नर कैसा होता है? सम युग्मजीव होता है, मादा विषम युग्मजीव होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे। अभी तक पीछे आपने कीट और मानव में जो पढ़े थे उसमें सभी में जो आपकी मादा थी वो सम युग्मजीव थी, और जो आपका नर था वो आपका विषम युग्मजीव था। लेकिन इसमें अपोजिट है, इसमें उल्टा है, उसका विपरीत है। इसमें ध्यान रखेंगे। इसलिए वहां पर आपके जो नर थे वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन यहां पर आपकी मादा लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगी। कौन होगी? मादा लिंग निर्धारण की उत्तरदायी होगी। तो यहां लिख लेंगे मादा लिंग निर्धारण करती है, लिंग निर्धारण करती है, मादा लिंग निर्धारण करती है, मादा लिंग निर्धारण करती है। किसमें? आपके पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए आप ध्यान रखेंगे मादा। क्या रखेंगे? मादा। ठीक है, तो इसमें आप क्रॉस वैसे ही कराएंगे जैसे आपने पीछे कराया हुआ है। क्रॉस बिल्कुल सेम वही रहेगा, क्रॉस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्रॉस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही कराना है। पहले आप इसको लेकर के इसके साथ में करा दें तो क्या हो जाएगा? ZZ, फिर इसका इसके साथ में करा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ZW। क्या हो जाएगा? ZW। अब इसका कराएंगे, पहले इसके साथ करा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ZW, और इसका इसके साथ में करा देंगे तो क्या हो जाएगा? ZZ। देखेंगे दो ZZ वाले और दो आपको ZW वाले, अर्थात इसमें भी सेम रहेगा आपका क्या? दो आपके जो है पुत्र, दो मतलब नर और दो मादा रहेंगी। इसमें भी 50-50 चांस रहते हैं। इसमें भी क्या रहेंगे? 50-50 चांस रहेंगे। क्या? आपके नर और मादा ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ये दोनों नर हो जाएंगे और ये दोनों साइड वाले मादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों साइड वाले मादा हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज ये ध्यान रखेंगे, इसमें क्या कि क्रॉस आपका वैसे ही रहेगा जैसे आपने ऊपर किया हुआ है, सेम बिल्कुल वही रहेगा। 50-50% चांसेस रहेंगे नर और मादा दोनों होने के। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें क्या? इसमें ध्यान रखेंगे क्या कि आपके लिंग निर्धारण के लिए आपका उत्तरदायी मादा होगी इसमें, जबकि पिछले वाले दोनों में आपका पुरुष होता है। दोनों में क्या होता है? नर भाग जो होता है, नर भाग का जो गुणसूत्र होता है वो उत्तरदायी होता है लिंग निर्धारण के लिए, लेकिन इसमें मादा होती है। आइए दूसरी हेडिंग लगाते हैं आप, लास्ट और दूसरी हेडिंग, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में
लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण देखिए डालते हैं, आइए हेडिंग उस पे, ये आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, मैं साइड पे हो जाऊं। हो गया होगा, हो गया होगा। तो आइए इसको रफ करते हैं और अगला पढ़ते हैं, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण है वो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है दोनों ही आप के गुणसूत्र जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसमें मधुमक्खी में लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, एक तरफ डाल लें यहाँ पर नर, एक तरफ मादा, जैसे पिछले डालते रहे उसकी तरीके से यहाँ पर डालो नर और मादा। देखो नर जो होगा उधर आपके जो है गुणसूत्रों की संख्या 16 होगी और मादा की तरफ 32 होगी, मादा की तरफ 32 होगी, मादा की तरफ आपकी होगी 32, नर की तरफ होगी 16। नर जो होता है वो अगुणित संरचना दिखाता है, नर कहता दिखाता है अगुणित, अगुणित, और ये होती है द्विगुणित, ये द्विगुणित संरचना होती है, द्विगुणित संरचना होती है ये आपकी मादा की तरफ। ये पहले क्या होगा, अलग अलग आपके 16 गुणसूत्र अलग, 16 गुणसूत्र अलग हो जाएंगे, 2n संरचना होती है, तो ये द्विगुणित संरचना बनाएगा और 16 अलग हो जाएगी। फिर ये इसके साथ क्रिया करके यहाँ पर एक संरचना बनाएगी, इसमें इसके साथ में ये जो है क्रॉस दिखा करके, ये 16 गुणसूत्र इसके साथ क्रॉस दिखा करके एक संरचना बनाते हैं, जिसमें ध्यान रखेंगे आप क्या कि जो 16 मिलेंगे बनेगा 32 गुणसूत्र, 32 गुणसूत्र में भी दो आपके ध्यान रखेंगे, दो बनेगी, दो आपके जो है बनेंगे। इसमें जो होती मधुमक्खियां जो होती हैं दो प्रकार की बनेगी, एक तो बनेगी इसमें श्रमिक मक्खी, क्या होगी, मैन वही होती है श्रमिक मक्खी, क्या श्रमिक मक्खी, श्रमिक मक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। श्रमिक मधुमक्खी आपकी बनेगी जिसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 32, जिसके गुणसूत्रों की संख्या 32 होगी। लेकिन इसमें से आप ध्यान रखेंगे, इसमें से कुछ मधुमक्खी ऐसी भी होती हैं जो रानी मक्खी बनती हैं जाकर के, और उससे पहले थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये जो मादा मक्खी होती है वो होती है आपकी रानी मक्खी। कौन होती है, रानी मक्खी। जो नादा मक्खी होती है वो रानी मक्खी होती है आपकी, रानी मक्खी। और जो आपकी नर मक्खी होती है उसे बोलते हैं ड्रोन मक्खी। कौन सी होती है, ड्रोन मक्खी। ड्रोन मक्खी और रानी मक्खी के माध्यम से निषेचन होता है। रानी मक्खी के पास 32 गुणसूत्र होते हैं, वो पहले द्विगुणित होते हैं, 16 अलग हो जाते हैं, 16 अलग हो जाते हैं, और 16 जो अलग हुए हैं वो ड्रोन वाले 16 गुणसूत्रों के साथ मिलकर के 32 गुणसूत्र की संरचना बनाता है, और जिसमें आपकी जो मक्खी बनती है उनको बोलते हैं श्रमिक मक्खियां, उनको क्या बोलते हैं, श्रमिक मक्खियां। और इसके साथ साथ कुछ मक्खियां ध्यान रखेंगे जो रानी मक्खी में भी परिवर्तित होती हैं, रानी मधुमक्खी में भी परिवर्तित होती हैं, जो कुछ मधुमक्खियां रानी मक्खी में भी परिवर्तित होती है, वो ध्यान रखेंगे। एक शाही जेली पदार्थ होता है, शाही जेली, शाही जेली, शाही जेली पदार्थ होता है, ये जिसके पास पहुंच जाता है इनको नहीं मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता है, जिसको नहीं मिलता है वो आपकी श्रमिक मक्खियों में परिवर्तित हो जाती है, और जिसको शाही जेली पदार्थ मिल जाता है, जिनको शाही जेली पदार्थ मिल जाता है वो रानी मक्खियों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो सभी को नहीं मिलता, उनमें से कुछ मक्खियों को शाही जेली पदार्थ जिसको मिलेगा वो आपकी रानी मक्खी में परिवर्तित हो जाएगी। और इधर देखेंगे जो आपके 16 गुणसूत्र बचे हुए हैं, इसमें जो 16 गुणसूत्र बचे जाते हैं वो आगे निषेचन करके श्रमिक मक्खियां ही बनाते हैं, श्रमिक या ड्रोन मक्खियों का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो आगे निषेचन करके जो बचे हुए गुणसूत्र होते हैं वो निषेचन करके आगे श्रमिक या ड्रोन मक्खियां बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपकी रानी मक्खी होती है, किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में मात्र वो आपको एक ही रानी मधुमक्खी मिलती है। अगर किसी भी मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी खत्म हो जाती है तो सारी मधुमक्खियां वहां से पलायन कर जाती हैं, अर्थात आपके जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको छोड़ करके निकल जाती हैं नई रानी मधुमक्खी की तलाश में। जब तक उनको नई रानी मधुमक्खी नहीं मिल जाती है तब तक वो नई कॉलोनी का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये आपकी रानी मधुमक्खी है। अच्छा, इसमें निषेचन कैसे होता है, ड्रोन मक्खियां तो बहुत सारी होती हैं, तो इनमें से कौन सा ड्रोन रानी मधुमक्खी के साथ निषेचन करता है। देखिए ऐसा मतलब
पता लगता है, जो इनके बारे में अध्ययन करते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो बताते हैं ये चीजें कि क्या होता है। रानी मक्खी ऊंची उड़ान भरती है, रानी मक्खी ऊंची उड़ान भरती है, और जो भी ड्रोन उसकी ऊंची उड़ान तक जाता है, वो उसके जैसी ऊंची उड़ान भरता है, वो उसी के साथ निषेचन करती है। ठीक है, तो ये आपके थोड़ा मधुमक्खी से संबंधित टॉपिक था। तो आज का ये टॉपिक आपका मानव में लिंग निर्धारण, कीटों में लिंग निर्धारण, और इसके साथ साथ पक्षियों और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, आज का ये टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। कंफ्यूजन अगर था आपका रानी को मक्खियों में निषेचन और इसके साथ साथ जो आपका पक्षियों में निषेचन होता है या लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है, तो यही क्वेश्चन आपके बनते हैं इसमें। वीडियो को अच्छे से देख लें, और इसके साथ साथ आप वीडियो को अगर देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ भी शेयर करें। फिलहाल आज का वीडियो यही समाप्त होता है, और अपने नए टॉपिक के लिए आप कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। नया टॉपिक आपका जो भी रहेगा उस पर अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।